गुटबाजी चल रही है कांग्रेस में, अगर गुटबाजी चल रही है तो कितना नुकसान ये कांग्रेस को पहुंचा सकती है? कांग्रेस को गुटबाजी मजबूत करती है, नुकसान नहीं होता। अभी तो एक दो गुट दिख रहे हैं आपको, 2002 में तो यहाँ 5 गुट थे। आप देखेंगे कि कांग्रेस को लोग वापस सत्ता में लाएंगे, बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ी। लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो गुंजाइश है वो तीसरी ताकत के लिए है नहीं। कोई भी सीट पहाड़ की वो पूरे दिल्ली से ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में बड़ी है और यहाँ की समस्याएं अलग है, यहाँ के मुद्दे अलग हैं, यहाँ के विकास के पैमाने अलग हैं। नमस्कार, समय साक्ष्य देख रहे हैं आप, मैं हूं अमन राजपूत। अभी मैं मौजूद हूं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी के साथ। सूर्यकांत धस्माना जी लगातार कांग्रेस के लिए सक्रिय भूमिका निभाते रहते हैं। उत्तराखंड में जो जन मुद्दे हैं वो भी लगातार उठाते रहते हैं और कांग्रेस के जो तमाम जो मूल मुद्दे हैं हमेशा उठाते हुए आपको सूर्यकांत धस्माना जी उत्तराखंड में नजर आते रहते होंगे। सूर्यकांत धस्माना जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। धस्माना जी, 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है कांग्रेस की? देखिए, 2022 में अभी 1 साल से ज्यादा समय, चुनाव फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस जो पिछली सरकार थी, अगर उसके हिसाब से होंगे तो मार्च अप्रैल में चुनाव होगा। कांग्रेस की तैयारी चुनाव के नजर से नहीं होती। हम लोग जब चुनाव का समय नजदीक आएगा तो चुनाव के हिसाब से तैयारी करेंगे, लेकिन हमारी तैयारी आप ये मानिए कि रोज हम तैयारी करते हैं, क्योंकि हम जनता के उन तमाम सवालों पर, तमाम मुद्दों पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं जो चुनाव में मुद्दे बनते हैं। अब बेरोजगारी है, बेरोजगारी के सवाल पर आपको कहीं अगर कोई लड़ता दिखेगा तो कांग्रेस लड़ती दिखेगी। धरना हो, प्रदर्शन हो, विधानसभा का घेराव हो, मुख्यमंत्री आवास कूच हो, कांग्रेस करती है। इसी प्रकार से अगर आप महंगाई के खिलाफ किसी को लड़ता पाएंगे तो कांग्रेस महंगाई के खिलाफ लगातार, चाहे अनाज की कीमत हो, चाहे सब्जियों के दाम हो, चाहे गैस की कीमत हो, पेट्रोलियम पदार्थों के लिए हमने 1 महीने तक लगातार हर हफ्ते साप्ताहिक कार्यक्रम में पेट्रोल पंप्स में जाकर के पर्चा बांटने का काम किया। तो कांग्रेस लगातार जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है, वही हमारी तैयारी है। 2022 में आप देखेंगे कि कांग्रेस को लोग वापस सत्ता में लाएंगे। चुनाव की बात करें तो जब से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है तब से कांग्रेस और बीजेपी का ही जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्हीं का दबदबा रहा है उत्तराखंड में। लेकिन अभी कुछ दिनों से लगातार जो अन्य पार्टियां हैं, जो दिल्ली में पार्टी जिनके मुख्यमंत्री हैं, कुछ अन्य पार्टियां भी लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है और आम आदमी पार्टी 70 के 70 सीटों से चुनाव लड़ने का दावा ठोक रही है। तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी की भूमिका आप देखते हैं? क्या कितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचा सकती है या बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, लोकतंत्र में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इस देश में चुनाव लड़ने का अधिकार लोगों को है, हर पार्टी को अधिकार है। अब आपने एक पार्टी का नाम लिया, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में तीसरी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती रही। उत्तराखंड में बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ी हैं, क्षेत्रीय दल भी चुनाव लड़े हैं। उत्तर प्रदेश की जो कैरेक्टर वाली पार्टी हैं, यूपी बेस्ड पार्टीज जिनको आप कह सकते हैं, सपा हो, बसपा हो, वो भी चुनाव लड़े हैं। यहाँ का क्षेत्रीय दल है यूकेडी, वो भी चुनाव लड़ा है। और भी समय समय पर अलग अलग पार्टी चुनाव लड़ी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी, बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ी। लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो गुंजाइश है वो तीसरी ताकत के लिए है नहीं। यहाँ पर लोग राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ करके चलते हैं और कांग्रेस और भाजपा, आप देखेंगे 20 वर्ष के राज्य निर्माण 9 नवंबर 2000 को हुआ और 2020 में हमें 4 विधानसभा चुनाव यहाँ पर हो चुके हैं। अगर आप पूरा चारों विधानसभा चुनाव के एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर लोगों ने या तो कांग्रेस को चुना या भाजपा को चुना और 5-5 साल के लिए चुना। तो इसलिए ये दोनों पार्टी सतर्क भी रहती हैं, दोनों पार्टियां सत्ता में आने के लिए संघर्ष भी करती रहती हैं, दोनों पार्टियां सत्ता में आने के लिए काम भी जनता के बीच में करती हैं, अपनी उपस्थिति भी रखती हैं। मैं समझता हूं कि केवल चुनाव लड़ने के लिए कोई दिल्ली से आ जाए, कोई वेस्ट बंगाल से आ जाए, कोई उड़ीसा से आ जाए तो आए, हमें क्या दिक्कत है, स्वागत है सबका। अब टीएमसी भी आ सकती है, यहाँ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम भी आ सकता है, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम भी आ सकता है, यहाँ पर जेडीयू भी आ सकता है। तो हम किसी को मना करेंगे कि नहीं साहब आप चुनाव लड़ने मत आओ? हम उस पार्टी की तरह नहीं है जो कांग्रेस मुक्त भारत या फलाना मुक्त भारत। भैया सबका स्वागत है,
ये चुनाव तो एक उत्सव होता है। इस उत्सव में अब आप नाचने गाने ही आ रहे हो तो आपको कौन रोकेगा। अब आप ये अनाउंस करके आ रहे हो कि साहब हम 71-70 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। अरे भैया 70 सीटें तो 70 में लड़ोगे, 71 पे कहां से लड़ोगे? 70 ही में लड़ोगे। लेकिन आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो? आपने यहाँ की जनता के लिए क्या संघर्ष किया, यहाँ के जन मुद्दों पर, जन सरोकारों के लिए आपकी क्या भूमिका रही है, आपका क्या बलिदान रहा है, आपका क्या एजुटेशनल वो रहा है, तो आपके पास बताने के लिए क्या है। अब दिल्ली का उदाहरण लेकर के अगर आप उत्तराखंड आओगे तो उत्तराखंड की एक विधानसभा का भौगोलिक क्षेत्रफल दिल्ली से बड़ा है। यमकेश्वर चले जाओ, लैंसडाउन चले जाओ, आप चौबटा खाल सीट देख लो, कोई भी सीट पहाड़ की, वो पूरे दिल्ली से ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में बड़ी है। और यहाँ की समस्याएं अलग है, यहाँ के मुद्दे अलग हैं, यहाँ के विकास के पैमाने अलग हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था, यहाँ पर पीने के पानी की दिक्कत, यहाँ पर सारे इश्यूज अलग हैं, दिल्ली की तरह नहीं है। यहाँ पर इश्यू उत्तर प्रदेश से हम अलग क्यों हुए? उत्तर प्रदेश के सवाल अलग थे, उत्तर प्रदेश के विकास के मानदंड अलग थे, और उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके अलग थे। इसलिए जब उत्तराखंड के लोगों ने अपने को उपेक्षित महसूस किया, जब ये देखा कि हमारी सुनवाई जो है वो नहीं हो पा रही है लखनऊ में, तो अलग राज्य की मांग धीरे धीरे 1952 में सबसे पहले शुरू हुई, पीसी जोशी साहब ने शुरू करी, और उसके बाद अंतोगत्वा 2000 में ये राज्य बना और 2002 में पहला चुनाव हुआ। तो इसलिए यहाँ की समस्याएं, अगर आप चश्मा दिल्ली का लगा करके उत्तराखंड की समस्याओं को ढूंढोगे तो समस्याएं आपको नजर नहीं आएंगी, और नजर भी आएंगी तो उनका आपको जो डायमेंशंस हैं वो बिल्कुल अलग दिखेंगे। तो इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली। कोई पार्टी आना चाहती है, लड़ना चाहती है, तो उसको हम क्यों मना करेंगे? स्वागत है, जो भी आए लड़े। जैसे कि आपने देखा अभी दिल्ली में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और जो केंद्र सरकार है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की भी बात करें, मोदी का भी यही कहना है कि जो कांग्रेस है वो लगातार किसान को गुमराह कर रही है। बाकायदा किसानों की मृत्यु भी हो चुकी है आंदोलन करते करते, कई किसान अपनी जान गंवा चुके हैं किसान आंदोलन को लेकर। तो किस रूप में कांग्रेस देखती है कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पे कि कांग्रेस गुमराह कर रही है? कल ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो संबोधन किया था उसमें भी उन्होंने कहा है कि कृषि कानून में कोई खामियां नहीं है, लेकिन किसान को गुमराह किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। अच्छा, आप 6 वर्ष का 6.5 वर्ष का मोदी जी का काम करने का तरीका देखिए। वो उनके अंदर सबसे बड़ी जो कला है, और उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं, कि वो झूठ को इतने बढ़िया तरीके से बोलते हैं कि कभी कभी लोगों को लगता है कि सच बोल रहे हैं। नोटबंदी पे क्या कहा गया था? 50 दिन के अंदर अगर नोटबंदी की समस्या, जो नोटबंदी से उत्पन्न समस्याएं हैं, उनका समाधान नहीं हुआ, करेंसी लोगों को उपलब्ध नहीं हुई, बैंकों में करेंसी नहीं मिली, आप मुझे जो मर्जी सजा दे देना, चौराहे पे खड़ा होकर के फांसी दे देना, ये कहा था। लोगों ने विश्वास कर लिया क्योंकि प्रधानमंत्री। लेकिन आज पूरे देश ने जो नोटबंदी के दुष्परिणाम झेले हैं, मैं बहुत लंबा विस्तार से उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने कहा काला धन खत्म हो जाएगा, तो क्या काला धन खत्म हो गया? आपने कहा आतंकवाद कम हो जाएगा, क्या आतंकवाद सारे उड़ी से लेकर के, पठानकोट से लेकर के, पुलवामा से लेकर के, ये अटैक तो नोटबंदी के बाद हुए सारे। तो नोटबंदी के कारण आप कह रहे थे आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, तो आतंकवाद समाप्त कहां हुआ? आप कह रहे थे कि काला धन समाप्त हो जाएगा, कहां समाप्त हुआ? तो उसके बाद जीएसटी के बारे में जैसा कहा गया, 1 नेशन 1 टैक्स, आपको मालूम है कि नोट जीएसटी में अब तक, जब से लागू किया तब से अब तक इस देश में इतने संशोधन कभी किसी कानून में नहीं हुए जितने जीएसटी में हो गए। 250 संशोधन हो गए। व्हाट इज दिस? क्या है ये? अब आप किसानों के मामले में आ गए। अब आप किसानों के मामले में जिस प्रकार से आपने अन्नदाता का अपमान किया है, अब दिक्कत यह है, वो व्हाट्सएप में मजाक भी चल रहा है कि पढ़ा तो हिंदू मुसलमान था और एग्जाम में आ गया सरदार। और वो सरदार आ गया जिसने मुगलों के खिलाफ, अगर इस देश के अंदर किसी ने संघर्ष शुरू किया, मुगलिया शासन का अगर डाउनफॉल हुआ, तो गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़ लीजिए, उनका इतिहास पढ़ लीजिए। उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ अगर सबसे मजबूत लड़ाई कभी शुरू हुई, तो जलियांवाला बाग पढ़ लीजिए, 13 अप्रैल 1919। उसके बाद महात्मा गांधी ने पूर्ण स्वराज का संकल्प ले लिया और देश की आजादी में इतना बड़ा योगदान, उस वो माइलस्टोन था। और अब इस अघोषित आपातकाल, इस
हिटलरशाही का अंत का अगर जो शुरुआत हो रही है वो भी पंजाब से हो रही है। ये 3 बातें मैंने इतिहास की आपको बताई है, इसका आप एनालिसिस करिए। आज आप किसान को अब गुमराह नहीं कर सकते। आप उसको आतंकवादी कह रहे हैं, आप उसको नक्सलवादी कह रहे हैं, आप उसको माओवादी कह रहे हैं, कभी आप उसको अल्ट्रा नक्सल बोल रहे हैं। क्या है ये? देश का वो अन्नदाता जो हम धरती का सीना चीर करके गर्मी में, सर्दी में, बरसात में उसकी परवाह किए बगैर अन्न पैदा करता है, आप उसको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। 25 लोग अब तक मर चुके हैं। संत राम सिंह जी जैसे इतने बड़े संत, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, वहां पर अपने को सुसाइड कर लिया। कितने बड़े संत हैं वो, मैं तो उनसे मिला हूं। देहरादून में पटेल नगर गुरुद्वारे में बहुत आते थे, कम से कम 1 दर्जन बार मेरी उनसे मुलाकात हुई है। इतने बड़े संत ने अपनी जान दे दी और 25 लोगों की मौत हो अब तक वहां पर। छोटे छोटे बच्चे रात को उस सर्दी में, प्रधानमंत्री इतनी दूर दूर जाकर के किसानों की बात कर रहे हैं, अपने मन की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जा रहे हैं, आप कौन कौन से प्रदेश जा रहे हैं? गुजरात में चले गए, कच्छ में जाकर के सिखों से मिल रहे हैं। अरे भाई, सरदार तो आपके दरवाजे पे आ रखे हैं पंजाब से, और 1, 2, 3, 5 हजार नहीं आ रखे, 1 लाख से ज्यादा लोग आ रखे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, पिछले 25 दिन से बैठे हुए हैं। आप उनसे जाकर के मिल लेते, एक बार मन की बात उनकी सुन लेते। आप अपनी मन की बात लगातार 6 सालों से लोगों को सुना रहे हैं। तो आज किसानों का जो आंदोलन है वो बिल्कुल सही आंदोलन है। किसानों की जो मांग है बिल्कुल सही मांग है, और इन मांगों को राहुल गांधी, आपको याद होगा, किसान बिल जब वो बिल आए थे, अब तो कानून है, लेकिन जब वो बिल के रूप में आए थे तो इन बिलों के बारे में आगाह करने का काम सबसे पहले अगर किसी ने किया था तो राहुल गांधी जी ने किया था। जी, एक आखिरी और सीधा सवाल, 2022 को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही है। क्या 2022 में कांग्रेस किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ उतरेगी या किसी और मुख्यमंत्री के मतलब बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ उतरेगी? और साथ ही साथ कि कांग्रेस में जो लगातार आरोप लग रहा है कि कांग्रेस गुटबाजी चल रही है, कांग्रेस में अगर गुटबाजी चल रही है तो कितना नुकसान ये कांग्रेस को पहुंचा सकती है? कांग्रेस को गुटबाजी मजबूत करती है, नुकसान नहीं होता। अभी तो 1-2 गुट दिख रहे हैं आपको। 2002 में तो यहाँ 5 गुट थे, विजय बहुगुणा भी थे, सतपाल महाराज भी थे, हरीश रावत भी थे। आप मान रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है? कांग्रेस में नहीं, दुनिया की कोई ऐसी पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें गुटबाजी ना हो। आप चाइना चले जाओ, वहां तो 1 पार्टी रूल है, उस कम्युनिस्ट पार्टी में भी गुटबाजी है। आप रशिया चले जाओ, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज में कहां नहीं होती। ट्रंप के खिलाफ उनकी पार्टी के लोग थे। तो इसलिए ये पॉलिटिक्स का मतलब ही है भाई, पॉलिटिक्स का मतलब ही है। लेकिन गुटबाजी का जो असर है वो पार्टी के खिलाफ नहीं पड़ना चाहिए, विपरीत नहीं होना चाहिए। इसलिए कांग्रेस के अंदर ऐसी कुछ नहीं है। नेता हैं, सबके अपने अपने समर्थक हैं, सबके। अब मेरे चाहने वाले लोग भी हैं, आपके चाहने वाले लोग भी हैं, बहुत सारे हमारे पार्टी के नेता हैं जिनके अपने अपने चाहने वाले लोग हैं, तो उसको लोग गुट बोल देते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा जो हमारा पार्टी का गुट है वो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस का गुट, जिसमें सारे गुट समाहित है। इसलिए पॉलिटिक्स में मैं समझता हूं कि ये कहना बेईमानी होगा अगर कोई कहेगा नहीं साहब धड़ेबाजी नहीं है, गुटबाजी नहीं है। धड़ेबाजी, गुटबाजी अगर पार्टी को कोई नुकसान नहीं कर रही तो भैया कौन सी ऐसी देश की पार्टी है जिसमें गुटबाजी नहीं है? इसलिए जहां तक मुख्यमंत्री का चेहरे का सवाल है, ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय है सोनिया गांधी जी का। और कांग्रेस पार्टी की ये परंपरा रही है कि हम चेहरा ला करके नहीं, हम चुनाव कराते हैं। पार्टी में सामूहिक लीडरशिप, कलेक्टिव लीडरशिप, आप कोई चुनाव देख लीजिए, कलेक्टिव लीडरशिप होती है। और जब पार्टी सत्ता में होती है तो जो वर्किंग, जो चीफ मिनिस्टर काम करता रहता है, उसी के नेतृत्व में चुनाव होता है। जब पार्टी सत्ता में नहीं रहती तो जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होता है उसके नेतृत्व में चुनाव होता है। आज प्रीतम सिंह जी हमारे कप्तान हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। सारे जितनी पार्टी की लीडरशिप है, सबके अपने अपने कद हैं, बड़े कद भी हैं, बहुत बड़े कद के नेता भी हमारे हैं। लेकिन कप्तान कौन है? विराट कोहली से बड़ा तो महेंद्र सिंह धोनी थे ना। लेकिन जब कप्तान कोहली ग्राउंड में जाते थे तो टॉस कौन करता था? कौन कॉल लेता था? हु विल बैट, हु विल बॉल? इट वाज द कैप्टन ऑफ द टीम, एंड कैप्टन ऑफ द टीम इज प्रीतम सिंह। तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और सारे लीडरशिप जितनी है कलेक्टिव लीडरशिप में वो होता है। इसलिए कोई डाउट नहीं है, प्रीतम सिंह हमारे अध्यक्ष हैं, वो उनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा। कांग्रेस वापसी करेगी, 2022 में जोरदार वापसी करेगी। हम लोग रोज जो संघर्ष कर रहे हैं वही हमारी चुनाव की तैयारी है। बेरोजगार नौजवानों के लिए जो हम आवाज उठा रहे हैं, महंगाई के खिलाफ जो हम आवाज उठा रहे हैं,
पूरी सरकार जिस तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। महिलाओं के कष्ट, महिलाओं की तकलीफ, उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं जो जर्जर हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारे विषय हैं जिनको लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। यही हमारी चुनाव की तैयारी है और निश्चित तौर पे जनता। बीजेपी के विकासनगर से विधायक और मुख्य प्रवक्ता है बीजेपी के मुन्ना सिंह चौहान, उन्होंने कहा है कि मैं लिख के दे सकता हूं कि कांग्रेस 2022 में डबल डिजिट में नहीं आने वाली है। तो इसको लेकर कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया दी है? देखिए, अब किसी व्यक्ति पर तो मैं टिप्पणी करता नहीं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता अगर इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो उनको कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए जो ज्योतिष का। उनको ये नेतागिरी छोड़ करके दुकान खोल करके ज्योतिष का काम शुरू कर देना चाहिए। मंत्री तो उनको बनाया नहीं सरकार ने। कितने सीनियर आदमी बेचारे, उनको देख के तो मुझे तरस आता है। हमारे सहयोगी रहे, साथी रहे, बहुत विद्वान भी हैं, लेकिन मिनिस्टर नहीं बनाया, इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है। तो पहले अपना भविष्य देख लें भाई। तो ये थे हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी, उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष है, और आपने देखा किस तरीके से हर एक सवालों का इन्होंने बेबाक तरीके से जवाब दिया। कैमरा पर्सन निक्कू के साथ अमन राजपूत, समय साक्ष्य, देहरादून।